स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, स्क्रीन ma'am. दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRF भी कहते हैं। तो आज हम क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोनिक रीनल फेलियर होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे हैं। तो आज हम क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेफिनेशन की क्रोनिक रीनल फेलियर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, CRF या ESRD is a progressive, irreversible deterioration in renal function in which the body's ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance fails, resulting in uremia या एजोटीमिया। कहने का मतलब है जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल रीनल फंक्शन होता है जिसमें बॉडी की जो एबिलिटी होती है मेटाबॉलिक या फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है या बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से यूरेमिया या एजोटीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। या ये कह लो कि रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर वो डिजीज है जो काफी लंबे समय से काफी लंबे टाइम लॉन्ग टर्म से जो हमारी किडनी है, किडनी का जो प्रॉपर वर्क होता है उसको प्रॉपर नहीं कर पाती, तो उसको ही हम क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है, मेरा समझ में आया सबको? Yes, ma'am. बेटा क्या समझ में आया? कहने का मतलब है कि क्रोनिक रीनल फेलियर वो डिजीज होती है जिसमें हमारा जो रीनल फंक्शन, जो हमारे किडनी का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, हमारी किडनी की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो हमारे मेटाबॉलिक या हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है या हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाती, वो भी क्या लॉन्ग टर्म से मेंटेन नहीं कर पाती, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसकी वजह से यूरेमिया या एजोटीमिया होने के चांसेस हो जाते, तो उसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी स्लाइड इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस, कि किसकी वजह से हम रीनल क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकते, तो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में हमारे आते हैं डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, मतलब जब हमारी किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए, ये क्या है, कॉजेस हैं। ठीक है, जिस कारण क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, जिसमें हमारा आता है डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है हमारे सिस्टमैटिक डिजीज, मतलब हमारे सिस्टम के कुछ डिजीज, जिसमें आया है हमारे डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो भी CRF होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। SLE है, पॉलीएर्थराइटिस है, सिकल सेल डिजीज है, एमिलॉइडोसिस है, ठीक है, क्रोनिक या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, ARF है, उसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, अगर यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी रुकावट है, हेरिडिटरी लेजन है, मतलब एक जनरेशन से अगर दूसरी जनरेशन तक अगर हेरिडिटरी लेजन हो, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो हो सकती है। अगर इन्फेक्शन है तो क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। वस्कुलर डिजीज होने की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है।
मेडिसिन या कह लो मेडिकेशन या टॉक्सिक एजेंट लेने से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एजेंट, मतलब हमारे एनवायरमेंट या ऑक्यूपेशनल एजेंट जैसे हमारे लेड हो गई, कैडमियम होगा, मर्करी, क्रोमियम, या ये कह लो जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये नेफ्रोलॉजी टॉक्सिन एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी क्रॉनिक रीनल फेलियर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पैथो का मतलब पैथोजेंस, मतलब डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें है ड्यूटी इटोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कॉजेस करने वाले फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लोमेरुलो फिल्टर रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारे ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट डिक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यूरिन का जो कंसंट्रेशन है उसमें इनएबिलिटी हो जाएगी कंसंट्रेट होने की, जिसकी वजह से हमारा जो नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। और जब नेफ्रॉन फंक्शन लॉस हो जाएगा तो लॉस, उसकी वजह से लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सीआरएफ, मतलब कि हमारे क्रॉनिक रीनल फेलियर के कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टेजेस की बात करते हैं रिड्यूस रीनल रिजर्व, ठीक है, तो जिसमें क्या है, 1 इज हाई एंड नॉर्मल, ठीक है, जो BUN है वो हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। क्लाइंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, ठीक है, क्लाइंट हैज नो कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इसमें क्या है पता नहीं चल सकता कि क्लाइंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है 75% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, और रिड्यूस रीनल रिजर्व में 40 से लेकर 45% नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ सीआरएफ सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें हमारी आती है रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है, तो जिसमें है 75 to 90% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, जिसमें क्या है कि जो हमारे जो रीनल इनसफिशिएंसी में जो हमारे नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो 75 से लेकर 90% तक कम हो जाता है, ठीक है। इम्पेयर यूरिन कंसंट्रेशन, जो हमारी यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो इम्पेयरिंग हो जाते, डिसबैलेंस हो जाता है। साथ नेक्टूरिया, माइट एनीमिया और हो सकता है, साथ साथ क्रेटिनिन इंक्रीज हो सकता है और BUN भी इंक्रीज हो सकता है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, जिसको हमने नाम दिया है रीनल फेलियर, जो जिसमें होगा सीवियर एजोटेमिया होने लगेगा, यूरिन डाइल्यूशन इंपेयरमेंट होने लगेगा, सीवियर एनीमिया होने लगेगा, साथ साथ बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपरफास्फोटीमिया होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेज है हमारी एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसमें हमारे 10% जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग होगी और साथ साथ मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन भी होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीआरएफ, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीआरएफ का मतलब है साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखेंगे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, हेमाटोलॉजी सिस्टम, एनीमिया होने लगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक चेंजेस में है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन हो सकता है, अल्टर्ड CHO मेटाबॉलिज्म देखा जा सकता है, एलिवेट ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस, जो हमारे GI ट्रैक है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसमें म्यूकोसल अल्सरेशन हो सकता है, स्टेनोटाइसिस हो सकता है, पैरोटाइसिस हो सकता है, गिंगिवाइटिस हो सकता है, इसोफेगाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कोलिटिस हो सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और साथ साथ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम की चांसेस हो
सकते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक टेस्ट इन माउथ फील होगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी में हम यूजोमल रेस्पिरेशन हो सकता है, डिस्पीनिया हो सकता है, पल्मोनरी ओडेमा दिखाई दे सकता है, और साथ साथ यूरेमिक प्लूराइटिस भी हो सकता है। ये साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट है प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, यूरेमिक लंग्स हो सकते हैं, कफ रिफ्लेक्स डिप्रेस हो सकते हैं, और साथ साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आती है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस कौन कौन सकते हैं इसमें? एसएनटी लीड टू सीएचएफ हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकता है, इंसेफेलोपैथी हो सकता है, साथ साथ नेफ्रोपैथी होने की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में डिस्रिथमिया देखने को मिलेगा, पेरिफेरल ओडेमा देखने को मिल सकता है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में हमें मैनिफेस्टेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है, बर्निंग फीट हो सकती है, गैट चेंजेस हो सकती है, फूड ड्रॉप हो सकता है, पैराप्लेजिया होने की चांसेस हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीचर ऑफ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट में क्या हो सकता है? फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन हो सकता है देखने को मिलेगी, साथ साथ शॉर्ट अटेंशन स्पैम हो सकता है, इम्पेयर रीजनिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें? ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, ऑस्टियोटाइटिस फिब्रोसा हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और साथ साथ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमें हमारे हार्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब हमारे आते हैं इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस। इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस में हमें दिखाई दे सकता है कि स्किन का जो कलर है डिसकलर हो सकता है, मतलब स्किन का जो कलर है जो येलो ग्रे हो सकता है, पेल हो सकता है, ड्राई स्कैली हो सकता है, प्यूराइटिस हो सकता है, ब्रोसिंग या पेटेचिस या पर्पला हो सकता है, हेयर इज बिटर हो सकता है, और नेल्स थिन और ब्रिटल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस की क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम हमारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस में देखने को मिलेंगे। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेटरी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, साथ है लिबिडो डिक्रीज हो सकता है। अगर हम मैन की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंस हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है, एलिगोस्पर्मिया हो सकता है, लिबिडो डिक्रीज हो सकता है, साथ साथ स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन चेंजेस में हमारे हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है, इंक्रीज जीएच एंड पैरोलैक्टिन देखने को मिल सकता है। इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस में हमें ह्यूमन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में डिप्रेशन दिखाई दे सकता है, साथ साथ ल्यूकोसाइड फंक्शन डिक्रीज हो सकता है, और हाइपर सेंसिटिविटी डिले हो सकता है। अगर हम साइको सोशल चेंजेस की बात करें तो इसमें जो पर्सन का जो बिहेव है वो मतलब कि उसमें चेंजेस मिलेगा, विड्रॉवल देखने को मिलेगा, साथ साथ वो डिप्रेस रहेगा, एंजाइटी फील करेगा, और साथ साथ पेशेंट को की जो एबिलिटी है कंसंट्रेट की वो भी डिक्रीज होने लगेगी, और साथ साथ उसकी जो मेंटल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जहां अभी तक हमने जो बात की वो साइलेंट सिम्टम की बात की जो क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से पेशेंट के सिस्टम पे इफेक्ट पड़ते हैं और वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक स्टडी या इन्वेस्टिगेशन। तो डायग्नोस्टिक स्टडी हम सीआरएफ के लिए क्या क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना पड़ेगा, साथ साथ रूटीन लैब मेजरमेंट भी या चेकअप भी करना पड़ेगा, जिसमें हम बीयूएन चेक करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट होगा, हिमेटोक्रिटिक और एचबी लेवल का चेक होगा, साथ साथ यूरिन एनालिसिस करेंगे और यूरिन का कल्चर करेंगे, और साथ साथ आइडेंटिफिकेशन रिवर्सिबल रीनल डिजीज के लिए हम रीनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, रीनल स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, और रीनल की बायोप्सी भी की जाएगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, हम सीआरएफ को कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। इसमें नंबर 1 लिखा है
प्रिजर्व द रीनल फंक्शन डायलिसिस, मतलब जो हमारे किडनी का जो फंक्शन उसको हम प्रिजर्व करेंगे और जरूरत है डायलिसिस भी करेंगे। इसमें क्या है, कंट्रोलिंग द डिजीज प्रोसेस, जो भी जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग बीपी बाय डाइट कंट्रोल, पेशेंट की डाइट के थ्रू हम बीपी कंट्रोल करेंगे, उसका वेट कंट्रोल करेंगे और मेडिसिन देंगे। ठीक है, रिड्यूस डाइटरी प्रोटीन इंटेक, और साथ साथ जो पेशेंट की जो डाइटरी प्रोटीन लेने का है उसको भी कम कर देंगे। सेकंड है एलिविएट एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन, जिसमें प्यूराइटिस में हम क्या करें, टॉपिकल इमोलाइट और लोशन का यूज करें, एंटी हिस्टामिन का यूज करेंगे और आईवी लूडोकाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में हम क्या करेंगे, सेफ मेजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, इसमें हम एंटी कन्वेंसेंट देंगे और साथ साथ पेशेंट को सेडेटिव भी देंगे। नेक्स्ट है हमारे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस के लिए हम थेरेपी देंगे विथ इपोटीन अल्फा 3 टाइम, एक वीक में 3 टाइम है अल्फा इपोटीन अल्फा की थेरेपी देंगे। सप्लीमेंट हम आयरन देंगे, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हम पेशेंट को देंगे। थर्ड है इम्प्रूव बॉडी केमिस्ट्री, इम्प्रूव बॉडी केमिस्ट्री की हम डायलिसिस करेंगे, पेशेंट को मेडिकेशन देंगे और साथ साथ उसकी डाइट पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायलिसिस, अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो हम पेशेंट को डायलिसिस देंगे, जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस इन्वॉल्व होगी। साथ साथ हम मेडिकेशन देंगे, अगर हाइपरकैलेमिया है तो हम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आईवी के थ्रू करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम पालेस्ट्रीन हम हाइपरकैलेमिया में देंगे। हाइपरटेंशन के लिए हम सोडियम और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, डायूरेटिक, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, सीए चैनल ब्लॉकर और एसीई इनहिबिटर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रीनल एस्टियोट्रॉफी के लिए हम कैल्शियम रेगुलेशन करेंगे, जिसमें हम कैल्शियम फास्फोरस और एसिडोसिस का रेगुलेशन करेंगे और साथ साथ हाइपर पैराथायरॉइडिस का ट्रीटमेंट करेंगे। कैल्सिफिरोल देंगे, पेरिकैल्सिटोल देंगे, साथ साथ कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर का हम यूज करेंगे, जिसमें हम कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे। एनीमिया है पेशेंट को तो हम एरिथ्रोपोइटिन आईवी के थ्रू देंगे सबक्यूटेनियसली। ठीक है, इपोजेंस देंगे, पेरेंटल आयरन देंगे, फॉलिक एसिड 1 mg डेली पेशेंट को दी जाएगी। अगर डायूरेटिक है तो उसको हम एक्सक्रीशन के लिए मतलब ज्यादा उसके लिए हम पेशेंट को वाटर देंगे। ठीक है, विटामिन जो विटामिन है उसके लिए विटामिन में हम वाटर सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट पेशेंट को देंगे। अब बात करते हैं डाइट की, तो पेशेंट को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, जो पेशेंट है उसको हम प्रोटीन देने से मना करेंगे, ज्यादा उसको प्रोटीन नहीं देंगे, उसको कम से कम डे में 0.6 से लेकर 0.7 ग्राम मतलब 600 से लेकर मतलब 0.6 से लेकर 0.75 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसके बॉडी वेट के हिसाब से डेली हम उसे प्रोटीन देंगे। साथ साथ 1.2 से लेकर 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ आइडल बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम उसका दिन में एक बार डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वाटर रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट नॉट रिसीव डायलिसिस, अगर पेशेंट डायलिसिस नहीं रिसीव करता है तो 600 ml प्लस अमाउंट इक्वल टू प्रीवियस डेज यूरिन आउटपुट देखेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे तो फ्लूइड इनटेक इज एडजस्टेड सो वेट गेन आर नॉट मोर, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट गेन नहीं होगा, 1 से 3 किलो तक ही रहेगा जब वो डायलिसिस पे होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फेट रिस्ट्रिक्शन में हम उसे पर डे की अकॉर्डिंग 1000 mg के बराबर उसे फास्फेट देंगे। फास्फेट रिच फूड जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स उसको देंगे। पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन हो गए, जिसमें हम 2 से 4 ग्राम पर डे के हिसाब से उसे देंगे, जिसमें हम ऑरेंज बनाना मेलन टोमेटो ये सारी चीजें उसे देंगे। नेक्स्ट है हमारा सोडियम रिस्ट्रिक्शन, जिसमें हम पेशेंट को 2 से 4 ग्राम पर डे के हिसाब से सोडियम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पिकल्ड फूड है, कैंड सूप है, सोया सॉस इन्वॉल्व होगी। कैल्शियम के लिए सीरम कैल्शियम लेवल आर लो, अगर कैल्शियम का लेवल लो है तो हम उसे कैल्शियम
देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम, माइल्ड मैग्नीशियम रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज, इसमें माइल्ड जो मैग्नीशियम का जो रेस्ट्रिक्शन है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर इन चीजों से भी हमारा सीआरएफ ठीक नहीं होता है तो लास्ट में हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। उसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट हम मोस्टली करते हैं, इसमें हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जिसको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं।